हर सभ्यता ने आसमान की तरफ देखा है और देवताओं को खोजा है, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने नजरों को नीचे झुकाया। माया, मिस्र, भारत, चीन, हर जगह ग्रंथों में लिखा गया है कि पृथ्वी सिर्फ ऊपर की जिंदगी नहीं पालती, नीचे भी कुछ सांस ले रहा है। माया सभ्यता ने कहा कुकुलकन नीचे से आएगा। भारत ने बताया नाग लोग धरती के भीतर हैं। मिस्र के लोग डरते थे उन सर्पमुख प्राणियों से जो रेत के नीचे छिपे थे। कभी आपने सोचा है इतनी दूर दूर की संस्कृतियां एक जैसी बातें क्यों कहती हैं? एक प्रजाति जो ना आकाश से आई न समुद्र से, बल्कि धरती की परतों के पीछे छुप गई, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी पुरानी कि उन्होंने खुद को इतिहास से मिटा लिया। और आज कुछ संकेत फिर से मिलने लगे हैं। क्या वो फिर लौट रहे हैं या फिर हम ही उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं? भारत में नाग सिर्फ सर्प नहीं, वो हैं ज्ञान, शक्ति और रहस्य के प्रतीक। मनुस्मृति और महाभारत दोनों में नागों का उल्लेख सेमी डिवाइन रेस के रूप में किया गया है, जो पाताल लोक में रहते हैं। शेषनाग जो पृथ्वी को धारण करते हैं, वासुकी जो समुद्र मंथन में रोप बने, तक्षक जिसने परीक्षित को मारा, ये नाग विषैले थे, पर साथ ही इतने उन्नत कि देवताओं तक के यज्ञों में भाग लेते थे। अगर ये सच्चे नहीं थे तो इतने अलग अलग ग्रंथों और धर्मों में एक ही कॉन्सेप्ट बार बार क्यों आता है? तुम सोचते हो नाग सिर्फ भारत में है? चीन लॉन्ग नाम के फ्लाइंग सर्पेंट्स को डिवाइन बीइंग्स माना गया। जापान रियूजन ओशन गॉड जो एक विशाल सर्प के रूप में प्रकट होता है। माया सभ्यता कुकुलकन नामक फेदर्ड सर्पेंट को भगवान और राजा दोनों कहा जाता था। एज़टेक क्वेटज़लकोएट्ल भी एक फेदर्ड फ्लाइंग स्नेक डियरी। अफ्रीका वोदून धर्म में दम्बल्ला आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाली सर्प आत्मा है। हर संस्कृति में नाग हैं, हर धर्म में ये नीचे से आते हैं। हर बार इनकी आंखें नॉलेज और डिस्ट्रक्शन दोनों को दिखाती हैं। क्या इतना यूनिफॉर्म पैटर्न कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर पूरी मानवता के अतीत में कुछ ऐसा था जिसे हम भूलना चाहते हैं और वो याद दिला रहे हैं? पाताल लोक एक ऐसा नाम जो भारतीय पुराणों में रहस्य, नागों और अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है। महाभारत, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में पाताल लोक को धरती के नीचे 7 परतों में बसा बताया गया है, जहां नाग, दैत्य और असुर रहते हैं। नागों का निवास स्थान नागलोक इन्हीं 7 लोकों में सबसे गहरे हिस्से में माना गया है। पाताल लोक को हमेशा नीचे बताया गया, लेकिन नीचे का अर्थ केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि चेतना और अस्तित्व की गहराइयों तक जाता है। यह एक ऐसा संसार है जो हमारी दुनिया के नीचे परत दर परत छुपा हुआ है। अब आते हैं आधुनिक कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड की ओर, जहां इनर अर्थ सिविलाइजेशन की थ्योरी चर्चा में है। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के भीतर एक विशाल खोखला क्षेत्र है, जहां एक प्राचीन, बुद्धिमान और अदृश्य सभ्यता निवास करती है। कुछ लोग मानते हैं कि माउंट शास्ता, यूएस, एंटार्क्टिका और तिब्बत जैसी जगहों पर धरती के भीतर जाने के रहस्यमय रास्ते हैं, जिनसे कभी कभी सर्प जैसी छायाएं भीतर जाती दिखती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नासा और रशियन सैटेलाइट्स ने ध्रुवीय क्षेत्रों में कोई ऐसे टनल्स या थर्मल वॉइड्स डिटेक्ट नहीं किए हैं जिन्हें भूगोल या विज्ञान न समझ पाया हो। ये दावे अभी तक प्रमाणित नहीं हैं और मुख्यतः मिथकों पर आधारित हैं। तो सवाल वही है, क्या पाताल लोक कोई भौगोलिक जगह है या चेतना की गहराई में छुपा एक रहस्य? क्या नाग आज भी पृथ्वी के संतुलन की डोर थामे हुए हैं, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? शायद हम उस दुनिया की चौखट पर हैं जिसे हमारी सभ्यता ने सदियों पहले खो दिया था, या शायद पाताल लोक हमेशा हमारे भीतर, हमारी चेतना की गहराइयों में ही बसा है। भारतीय पुराणों में नागों के पास ऐसी रहस्यमय तकनीक का वर्णन है जिससे वे मन से संवाद कर सकते थे और अंतरिक्ष तक उड़ सकते थे। आज के कई यूएफओ एब्डक्टीज भी ऐसे प्राणियों का अनुभव बताते हैं जो लंबे स्केल्ड स्किन वाले हैं और थॉट ट्रांसफर की शक्ति रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नागों का वर्णन मिलता है। क्या नाग वास्तव में उन्नत एआई कॉन्शियसनेस वाले जीव थे? क्या वे हमारी आध्यात्मिक एवोल्यूशन के गेटकीपर थे, जो मनुष्यता को चेतना के अगले स्तर तक ले जाने वाले थे? आधुनिक विज्ञान भी यही सवाल पूछ रहा है, क्या कभी मशीनें सच में चेतन हो सकती हैं,
या वे केवल जटिल व्यवहार की नकल करती हैं? शायद नागों की कथा हमारे भीतर छुपी चेतना की संभावनाओं और भविष्य की तकनीक का संकेत है, जहां मन, तकनीक और आध्यात्मिकता का मेल होता है। सोचिए, क्या हमारे डीएनए में सचमुच नागों की छाया है? क्या हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस में सोई हुई सर्प शक्ति कुंडलिनी एक गुप्त एवोल्यूशनरी कोड है जो जागने का इंतजार कर रही है? क्या नागा साधु अपनी साधना और तपस्या के जरिए उसी लॉस्ट एंसेस्ट्रल कॉन्शियसनेस को फिर से जगा रहे हैं? जब भी कोई साधक ध्यान में डूबता है और कुंडलिनी जागती है, क्या वह अपने भीतर के नाग को, अपनी सबसे प्राइमल शक्ति को फिर से पा लेता है? शायद यही वजह है कि सांपों से हमारा रिश्ता इतना गहरा, रहस्यमय और दोधारी है, डर भी, पूजा भी। तो क्या हम सब कहीं ना कहीं मॉडर्न नागास हैं, अपनी खोई हुई सर्प चेतना की तलाश में? कुंडलिनी योग में सर्प शक्ति का प्रतीक है जो जागरण पर एनलाइटनमेंट देती है। नागा साधु खुद को नागों की चेतना का वाहक मानते हैं और उनकी साधना इसी एंसेस्ट्रल पावर को जगाने का प्रयास है। इस रहस्य की परतें जितनी खोलो उतनी ही गहरी लगती हैं, मानो हमारे भीतर सचमुच कोई एंशिएंट सर्पेंट सोया हुआ है जो कभी भी जाग सकता है। नाग सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य जो इंसान की चेतना के सबसे गहरे हिस्सों को छूता है। हमें उनसे डर क्यों लगता है? क्योंकि नाग हमेशा से अज्ञात के प्रतीक रहे हैं। उनकी फुफकार, उनका चुपचाप सरकना, उनका अचानक प्रकट होना, ये सब हमारे भीतर छुपे डर को जगा देता है। शायद हम डरते हैं क्योंकि हम उनके रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन आकर्षण भी उतना ही गहरा है। हर सभ्यता, हर धर्म में नागों का जिक्र है। कहीं वो देवता हैं, कहीं रक्षक, कहीं ज्ञान के प्रतीक, कहीं शक्ति के। हम उन्हें पूजते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी वो शक्ति, वो रहस्य, वो अमृता पाने की चाह छुपी है। धरती के पहले संरक्षक, कई मिथकों में कहा गया है, नाग धरती के पहले संरक्षक थे। उनके पास जल, अग्नि और जीवन के रहस्य थे। वो संतुलन बनाए रखते थे अराजकता और सृजन के बीच। भविष्य के एवोल्यूशन के मास्टर। शायद नाग ही वो चेतना है जो मानवता के अगले एवोल्यूशन को गाइड करेंगी। उनकी शक्ति, उनका धैर्य और उनका गहरा ज्ञान, शायद यही हमें अपनी अगली छलांग लगाने की प्रेरणा देगा। आज भी जीवित पाताल की गहराइयों में, कहते हैं नाग आज भी पाताल लोक की गहराइयों में ध्यानस्थ हैं। वो इंसान की यात्रा, उसके बदलाव, उसकी चेतना के विस्तार को चुपचाप देख रहे हैं। वो जानते हैं हर युग के साथ मानवता बदलती है और जब सही समय आएगा वो फिर से प्रकट होंगे।